ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आज बताते चलूँ मैं इनफैक्ट जो डेटा आ रहा है और साथ साथ जो कल डेटा आया उसके क्या इनफैक्ट नंबर्स रहे हैं। कल हमने देखा है कि इनफैक्ट जो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं उनका डेटा जो है वो कल आया, और जो खास जिनके हाई इम्पैक्ट होते हैं वो हम आपको बताते हैं जी। और कल हमने ये देखा है कि जो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज़ किए हैं फरवरी में 2.2% से, जबकि जनवरी में हमने इनमें ड्रॉप देखा था 3.6% से, और फरवरी में 2.2% से हमने इसमें इंक्रीज़ जो है वो देखा है। और दिसंबर की अगर बात करें तो दिसंबर में 3.2% से भी हमने इसमें गेन देखा था, और एक्सपेक्टेशंस जो थी अभी उससे बहरहाल वीक नज़र आया हमें, यानी कि 1.2% से वीक जो है वो हमें नज़र आया है। 2.2% हम देख रहे हैं कि ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर जो है इनफैक्ट वो आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूएस कंपनीज़ हैं वो इनफैक्ट लॉन्ग लास्टिंग गुड्स जो हैं लास्ट मंथ के मुकाबले में इनफैक्ट उनका जो बिज़नेस है वो ये शो कर रहा है कि वो इक्विपमेंट और मशीनरीज जो है हमें बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ इसके अलावा जो आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है वो है इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के हवाले से, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा है वो भी आज आ रहा है। अगर ये एक्चुअल जो है फोरकास्ट से अच्छा हुआ तो फिर ये करेंसी जो है उसके यूएस करेंसी के लिए भी अच्छा होगा। इस पर हम मजीद इनफैक्ट अब डिस्कस नहीं करेंगे, ये आज का डेटा है जो आ रहा है, और जो कल आया वो मैंने आपको बताया है। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है मिस्टर तनवीर बख्श, मैनेजर ऑपरेशंस हम सिक्योरिटीज़, और साथ साथ क्लाइंट लेवल पर जो रिस्क होते हैं उसको भी ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो वंस अगेन। वालेकुम सलाम। वाइट, सबसे पहले अक्सर जो हमारे पास सवालात आते हैं उनमें से एक सवाल मेरे जहन में था जो हमारे एक व्यूवर ने किया था, और वो ये कह रहे थे कि किसी दिन आप ये बताइएगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में एक बुनियादी फ़र्क होता है, वो ये होता है कि ट्रेडिंग का मकसद ही हम ये समझ सकते हैं कि बाय एंड सेल, यानी कि अगर आपने कोई भी कमोडिटी ख़रीदते हैं आप, तो वो सेल करने के लिए ख़रीदते हैं। अगर उसको पोर्टफोलियो में अपने रखते भी हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए होता है, और जब तक वो आपके पास रहती है वो कमोडिटी, आपको कोई भी बेनिफिट उस पर नहीं मिल रहा होता। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं गोल्ड है, गोल्ड अगर आप 2 साल तक भी अपने पास रखेंगे, जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे आप उससे गेन नहीं ले सकते, यानी प्रॉफिट नहीं ले सकते। लेकिन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, वो ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ को और उसको पोर्टफोलियो में लेते हैं, कि जैसे रियल इन्वेस्टमेंट की हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने कोई प्लॉट या कोई भी आपने रेंट के लिए लिया कि उसको अगर मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ, ये कोई शॉप ख़रीद लेते हैं, तो उसके बाद उसका एक तो पोजीशन में आपके आ जाता है, उसके साथ जब तक आपके पास रहता है वो आपको एक रिटर्न भी दे रहा होता है रेंट की सूरत में। इसी तरह हम स्टॉक की बात करते हैं तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें डिविडेंड बोनसेस की सूरत में आपको रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन कमोडिटीज़ जो है वो सिंपल उसके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको नहीं ले जा सकते कि हम इसको 10 साल तक रखेंगे तो एक रिटर्न हम लेते रहेंगे जिससे हम आगे जो है और मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइस एप्रिसिएशन। ठीक है, प्राइस एप्रिसिएशन पे ही हम इसीलिए हम ये देखते हैं कि हम नॉर्मली बार बार हम उसको बाय एंड सेल कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, जो लेकिन हमें ये हमें फाइंडिंग्स नहीं हो रही होती हैं कब बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए। उसके लिए हमें ट्रेडिंग के जो बेसिक्स हैं वो समझने पड़ेंगे। तो हम पहले अगर ये देख लें कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क हमें मालूम हो गया कि सिर्फ हम वो चीज़ खरीदेंगे और उसको हम सेल करने के लिए खरीदेंगे। कमोडिटीज़ में आप ये कह रहे हैं कि ट्रेडिंग होती है और इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं होती है। लाइक अगर इन्वेस्टमेंट में आप कह रहे हैं कि रिटर्न जो है वो आता है, ठीक है, ये बात तो हो गई है। साथ साथ बहुत सारे अक्सर चीज़ें जो हैं, अगर लेमैन में एक सवाल करूं कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो ईमेल्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, और वो किसी प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं जी टेक्निकल आउटलुक इसका ये है, टेक्निकली बाइंग जो है वो यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं, फंडामेंटली उनकी एक रिपोर्ट आ रही होती है जी फंडामेंटल इशूज़ ये हैं, टेक्निकली ये हैं। तो ये है क्या बेसिकली जो मुख्तलिफ एनालिसिस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले ये बताइएगा। देखिए, एनालिसिस बेसिक्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। जब भी आप एज अ ट्रेडर आप मार्केट में आते हैं तो आपको 3 एनालिसिस को देखना होता है, 3 एस्पेक्ट्स है। पहला क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होती है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टर का अपना होता है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर सकता है, कितने टाइम के लिए मार्केट में करना चाहता है। मतलब अगर आप गोल्ड में काम करना चाहता है, गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहता है, तो कितने अरसे तक वो इन्वेस्टमेंट को इंजेक्ट कर सकता है। अच्छा, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक में आता है, स्ट्रेटेजिक में टाइम पीरियड डिफाइन कर लें। आप पहले स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपनी। अगर बगैर स्ट्रेटेजिक आप कोई भी स्पेकुलेटिव बिजनेस करने आ रहे कि मैं ले लेता हूँ किसी चीज़ को और उसको प्रॉफिट आएगा तो बेच दूंगा, बगैर किसी स्ट्रेटेजी के, तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं रहते। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ परचेज
जो है वो इसमें ही होता है स्ट्रेटेजिक? हाँ, पॉइंट ऑफ सेल नहीं, पॉइंट ऑफ सेल नहीं होता, पॉइंट ऑफ सेल नहीं होता, आपकी वर्थ बनाई जाती है कि आप कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए कर सकते हैं। सही है, सही है। उसके कितने रिटर्न आप जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हाँ, मिलेगा? जब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके ऊपर स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं कि कितना रिटर्न आपको चाहिए होता है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप 10% जो आपको रिटर्न मिले ईयरली या 20% मिले, और कितने अरसे के लिए लगा रहे हैं, ये सब टाइम पीरियड स्ट्रेटेजिक में आ गया। स्ट्रेटेजिक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको क्या रिटर्न चाहिए होता है। नंबर 2, मार्केट का डेटा जो होता है उसके ऊपर टेक्निकल रिसर्च जो होती है, वो ग्लोबली जो मार्केट है हमारी कमोडिटी मार्केट में, तो टेक्निकल एनालिसिस वो सेकंड एनालिसिस में आता है कि अब हमें वो देखना होता है कि टेक्निकली मार्केट कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। किसी भी कमोडिटी के हवाले से हम बात करेंगे तो उसके टेक्निकल रिसर्च को हम पूरा देखेंगे कि यार कितनी बाइंग, एक तो हमने अपनी मतलब टेक्निकल है क्या, मतलब वो तो हम देखेंगे लेकिन टेक्निकल एनालिसिस है क्या? टेक्निकल असल में मार्केट का जो डेटा होता है उसके ऊपर वो पूरी रिसर्च बनी हुई होती है जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं उसमें अवेलेबल होती हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है उस पर रिएक्ट करते हैं, उस पर बिहेव करते हैं। तो इसकी वजह से मैं आगे आपको बताऊंगा कि टेक्निकल मतलब रिसर्च ये आम आदमी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है काम अकेले में? नहीं, उसको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखें ये लोकल ब्रोकर करके देंगे, ब्रोकर को भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, इंटरनेशनल रिसर्च अवेलेबल है। ठीक है, बस वो जाके एक इन्वेस्टर अगर आप लोकल कमोडिटीज़ के ऊपर आते हैं, जैसे अगर आपके पास राइस आ जाता है, कमोडिटी मार्केट में भी लिस्ट हुआ है, और अगर शुगर आ जाता है तो उसमें लोकल रिसर्च चाहिए होगी आपको, और उस लोकल रिसर्च के ऊपर अब उसमें आपको अगर ब्रोकर ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर सकता है तो अपनी रिसर्च हाउसेस में उसको रिसर्च बनाएगा, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, तो हम इंटरनेशनल रिसर्च को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस हैं आपके ख्याल में वो अवेलेबल होते हैं, और वो जाके जो इन्वेस्टर है उसको जाके वहाँ पर देखने टेक्निकल एनालिसिस जो कि डेटा पर बेस कर रहे होते हैं, सिर्फ डेटा पे बेस कर रहे होते हैं, और उसी की प्रेडिक्शन वो दे रहे होते हैं कि यार ये डेटा हिस्ट्री डेटा की किस तरह से है, उसमें मुख्तलिफ हैं, मतलब उसमें लेवल्स हैं, किस उसको देखना है वो ब्रोकर आपको समझा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेटली जो फॉलो होते होंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। अच्छा, साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस क्या है फिर? अब तीसरा अगर हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक आपने अपना एनालिसिस किया और उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई, फिर टेक्निकल एनालिसिस को देखा और उसके ऊपर टेक्निकली आपने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, और फिर आप फंडामेंटल्स को देखते हैं। फंडामेंटल्स के अंदर वो तमाम बुनियादी चीज़ें आ जाती हैं एक कमोडिटी के अंदर, जो बेसिकली उसका इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर, कि उसके अंदर करंट अफेयर्स भी सारे आ जाते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं, जो बुनियादी चेंजेस होती हैं कि कोई चाइना बाइंग कर रहा है, इंडिया उसमें बाइंग कर रहा है कमोडिटीज़ के अंदर, किसको ड्यूरेबल जैसे आपने अभी बताया कि उसका रेट बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट का, वो सारी जो बेसिक्स होती हैं जो जिसके ऊपर मॉडल बना हुआ होता है, उन सब की स्टडी होती है, और उस पे एक रिसर्च बनती है, और वो रिसर्च वेरी करती है मुख्तलिफ जगह पे, क्योंकि ये एक जगह से नहीं, ये हर डिपार्टमेंट अलग अलग इसको बना सकता है, और मुख्तलिफ मॉडल्स में मुख्तलिफ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके उस पर एक रिसर्च बना सकता है। ठीक है ना, तो ये वेरी करती है, लेकिन टेक्निकली जो है टेक्निकल जो हमने पहले बात की, टेक्निकल रिसर्च वो अवेलेबल होती है यूनिफॉर्मली हर जगह पे। कमोडिटीज़ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कमोडिटीज़ पर फंडामेंट, जैसे अगर इक्विटी मार्केट की हम बात करें तो इक्विटी पे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ज़्यादा हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं। कमोडिटीज़ पर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसके ऊपर? नहीं, देखें, अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं मार्केट में तो आपको तीनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ेगी कि मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वो चीज़ तो हो गई, किस लेवल पे कर सकता हूँ। ठीक है, वो चीज़ तो हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद जो मार्केट है, मार्केट का जो बिहेव होता है कमोडिटीज़ में, वो फंडामेंटली ज़्यादा बेस्ड कर रहे होते हैं न्यूज़ पर, ये टेक्निकली ज़्यादा बेस्ड कर रहे होते हैं? इस वक्त जो ऑब्जर्वेशन है वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेजरली गोल्ड है, जिस पे हम बात कर रहे होते हैं। तो गोल्ड अगर कमोडिटी जैसे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग उसमें होती है, अगर वो गोल्ड की बात करते हैं तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो बुनियादी रोल अदा कर रहा होता है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि मार्केट में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बिहेव कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं एक बात कहता हूँ
कि अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर एक बात कहता है और मैं एक बात कहता हूँ तो दोनों में फ़र्क होगा। मेरी बात पे लोग बिहेव नहीं करेंगे क्योंकि वो उस न्यूज़ पे या उस क्या नाम है जो ऑब्जर्वेशन में बता रहा होता हूँ वो उसको इतना सीरियस नहीं लेंगे। इसी तरह अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर कहेगा या प्राइम मिनिस्टर कहेगा किसी भी बात को कि यार इसमें ये इस तरह से इन फ्यूचर हो सकता है तो लोग ज़्यादा उसको सीरियस लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को जो लोग देखते हैं तो उसको उसके ऊपर बिहेव करते हैं, यानी उसमें रिस्क लेते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लोग बिहेव कर रहे हैं तो अगर टेक्निकल एनालिसिस गलत हो, टेक्निकल रिपोर्ट भी गलत हो तो वो ट्रू हो जाती है। ये आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि एक आपका लोकल बैंक डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है जी, अगर उसमें 1% भी चांसेस नहीं होंगे डिफ़ॉल्ट होने के, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं है डिफ़ॉल्ट होने की, वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा विद इन 6 मंथ। उसके रीजंस क्या होते हैं? एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात की, लोगों ने उसको सीरियस लिया, जो उसके जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे उन्होंने उसको सीरियस लिया। 95% अगर सीरियस लिया तो लोग उसको विड्रॉल करने की रिक्वेस्ट देंगे, अपने जो फंड को विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट देंगे। बैंक पाबंद है उसको रिलीज़ करने का, लेकिन क्योंकि बैंक की इन्वेस्टमेंट जो सामने इन्वेस्टमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है, 25 ईयर्स 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी एक पोर्शन होता है, तो वो उसको विड्रॉ नहीं करता इमीडिएटली। होता क्या है एट द रिजल्ट कि वो बैंक सेटिस्फाई नहीं कर सकता जो डिमांड होती है कस्टमर्स की। एट द एंड ये होता है कि वो जो बात की थी उसमें एक रूमर्स पहली, और रूमर्स ने जो है बिहेव किया और बिहेव करने के बाद वही हो गया जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। और एट द एंड ये होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कहता है देखो मैंने कहा था कि ये बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा और वो डिफॉल्ट हो गया। जबकि सिर्फ उसमें समझाने वाला ये उसमें जो एक पॉइंट है वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस भी बिल्कुल सेम इसी तरह। मार्केट पे कितने परसेंट बिहेव करते हैं टेक्निकल एनालिसिस? 90 to 95% जो है लोग इतने ज़्यादा करते हैं फंडामेंटली। बेसिकली ये रिसर्च बिल्कुल अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल होती है, और जो इन्वेस्टर्स, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है ये पूरा और ऑनलाइन ही रिसर्च अवेलेबल है, तो जो भी इन्वेस्ट करने जाएगा, जो भी आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने जाएगा तो उसको ज़रूर देखेगा टेक्निकली क्या उसका वो है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से जहाँ से आता है कि सेल क्या नाम है डिप पे बाय करना चाहिए और हाई पे सेल करना चाहिए, तो वैसा रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने की वजह से मार्केट नीचे आती है। वो ये नहीं होता कि टेक्निकल एनालिसिस ये बता रही है। लेकिन बाज़ दफ़ा तो तनवीर ये भी होता है कि मार्केट का जो बिहेवियर होता है, और कमोडिटीज़ ठीक है इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन बाज़ दफ़ा मार्केट का बिहेवियर भी हम देखते हैं कि कहा जा रहा होता है जी मार्केट में यहाँ पर जो है वो मज़ीद डिप करेगी, लेकिन बाज़ दफ़ा मार्केट और न्यूज़ से बिल्कुल उलट जा रही होती है। ये चीज़ आपने भी देखी है कि बिल्कुल बाज़ दफ़ा मार्केट का बिहेवियर कुछ और हो रहा होता है। फिर इसके क्या रीज़न है? न्यूज़ डिफरेंट है। न्यूज़ को हम लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था न्यूज़, क्योंकि हर ये जो फंडामेंटल टेक्निकल की भी तो अपोजिट जा रही होती है ना मार्केट। नहीं, टेक्निकल के अपोजिट क्यों जा रही होती है? क्योंकि हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि यार टेक्निकली कितनी स्ट्रॉन्ग है मार्केट, ठीक है ना। अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट से रिलीज़ करना है या और इंजेक्ट करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना। अगर आप उसको थॉरोली देख रहे हैं, क्योंकि उसमें वीकली एनालिसिस होता है, आवरली एनालिसिस होता है, वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं, उसको आप सही थॉरोली समझते हैं तो आप पूरे ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। कोई आपको डिपार्टमेंट नहीं बता रहा। एक आम इन्वेस्टर तो उसको बेचारे को समझ ही नहीं सकता। आम इन्वेस्टर जो है वो क्या करे? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपके ख्याल में आम इन्वेस्टर जो है वो उसको इससे मतलब नहीं होता कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाए, जो भी उसके जहन में एक रिटर्न का टारगेट है, वो स्पेकुलेटिव, तो वो बेचारा क्या करे? मतलब उसको समझ में तो नहीं आती तमाम चीज़ें, उसने तो इतना नहीं पढ़ा, उसने तो मास्टर्स नहीं किया, या उसने इतने एनालिसिस उसके स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आजकल है ना, मतलब इतना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टर पढ़ा लिखा तो नहीं है ना कि इन चीज़ों को समझे। अगर वो इसमें ट्रेडिंग के लिए आ रहा है तो वो कहाँ से फिर ये चीज़ें ले आपके ख्याल? नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें इतनी ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती कि आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या आप इकोनॉमी को बहुत अच्छा समझते हो। टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस वो डेटा होता है जो मार्केट का, असल में वो मार्केट से ड्राइव हुआ डेटा होता है कि हिस्ट्री में किस किस तरह किस किस पॉइंट पे कितनी बाय हुई है।
सही है, उसको किस किस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे हैं। अच्छा। वो डेटा सिर्फ आप ग्राफिकली प्रेजेंट होता है, कोई ज़रूरी नहीं न्यूमेरिक में आप देखें, आप ग्राफिकली प्रेजेंटेशन उसको देखें, ज़रूरी नहीं उसकी थ्योरी पढ़ें बैठ के, आप सिर्फ ग्राफ को देख के समझने के लिए सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट चाहिए, या एक सेशन आपको काफ़ी होता है उसको समझने के लिए। आप समझना चाहते हैं, ब्रोकर्स बिल्कुल हेल्प करते हैं, मतलब अवेयर करने के लिए, उनको इस हिसाब से समझाने के लिए। आपके पास आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स, आप लोग करते हैं? नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते इसको आप, आई मीन इस तरह की जो लाइक यूँ कह लें कि एक क्लियरिटी नहीं होती उनके जहनों में, आप लोग मतलब हेल्प बिल्कुल कहते हैं। क्योंकि हम देखें, अगर मैं आपको फिर बताऊं, अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस पे जाएंगे ना, स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है क्या है, एक्सपोज होके काम करना, एक्सपोज होके, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप रिस्क लोगे मार्केट के अंदर। यानी कि मैं 5 लाख रुपए लेकर आया और मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट, यानी अपनी जो मेरी अमाउंट है उसी के अंदर ही बाय करना है, तो मैं कभी भी नहीं हारूंगा, ठीक है ना, मैं कभी भी लूज़ नहीं करूंगा मनी। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो सारे पॉइंट्स होते हैं कि मुझे स्ट्रेटेजी मैंने पहले बनाई हुई होती है, उस स्ट्रेटेजी के अंदर ही बाय करूंगा, मार्केट कहीं भी चली जाए, मैं हमेशा ट्रेड प्रॉफिट की ही करूंगा। ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटी सी एग्जांपल है। अब गोल्ड मार्केट से आप निकलें, आप राइस ब्रोकर के पास चले जाएं या किसी राइस होलसेलर के पास चले जाएं। राइस होलसेलर अगर एक उसकी कैपेसिटी है 25 लाख रुपए की स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके 25 लाख रुपए की अमाउंट इन्वॉल्व है, वो बाय करता है और सेल करता है, ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर्स कहते हैं ना हम उसको, राइस ट्रेडर्स। वो क्या करता है कि एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि राइस बहुत फ्लक्चुएट हो, जैसे गोल्ड फ्लक्चुएट होता है उस तरह राइस भी मार्केट में फ्लक्चुएट होता है। लोकल मार्केट से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ आपको। राइस ब्रोकर क्या करता है कि वो मार्केट से राइस उठाता है, उसने कहा कि 80 रुपीज़ पर केजी उसने बाय करना शुरू किया, तो उसने कहा कि यार मैं 1-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करूँगा एक टाइम पे। उसको सही है, अगर 85 रुपीज़ चल रहा है तो उसको वो 90 में सेल करता है, उसके ट्रेडिंग है, 5 रुपीज़ के डिफरेंस से ट्रेड करता है। वो 80 रुपीज़ में बाय करता है, 85 में सेल करता है, 75 रुपीज़ में बाय करता है, 80 रुपीज़ में सेल करता है। जितने लॉट्स उसने उठाए होते हैं उतने ही लॉट्स उसको 5 रुपये पर बेचना होता है, ना ज़्यादा ना कम, ना शॉर्ट सेल करेगा ना ओवर बाय करेगा। उसने 5-5 रुपये के एक डिफरेंसेस से पूरा एक अपना स्प्रेड बनाया हुआ है कि 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक मैं बाइंग कंडीशन में और सेलिंग कंडीशन में हूँगा। यानी मेरी इन्वेस्टमेंट 50 रुपये तक आके जिस तरह से भी लेवल से मैं बाय करूँ वो रहेगी, और कितनी बाय करनी है उस पॉइंट पे वो मुझे, जब अगर वो 5 रुपये की डिफरेंस से बाय सेल कर रहा है, फ़र्ज़ करें उसने 100 रुपीज़ पे बाय शुरू किया, उसने एक कैपेसिटी देखी कि मुझे 50 रुपीज़ तक बाय करना है 5-5 रुपये के डिफरेंस से, उसने 1 लाख रुपए का किया, नीचे जाके 1 लाख रुपए का और किया, फिर 1 लाख रुपए और किया, जब वो वापस मार्केट 95 होती है वो बेच देता है, फिर 95 से, इस तरह की स्ट्रेटेजी उसने डिज़ाइन की हुई है। वो कुछ नहीं देख रहा कि मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, चावल गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कमोडिटी में स्ट्रेटेजी बनाता है। ठीक है, चलें फॉर एग्जांपल ये आपने राइस की एग्जांपल दी, मैं चाहूँगा गोल्ड की एग्जांपल दें कि अगर फॉर एग्जांपल $100 का डिप आया था गोल्ड में, 70-90 से हमने देखा नीचे आया, फिर मज़ीद 1640 तक गोल्ड आया, ठीक है, इतनी वॉलेटिलिटी अगर गोल्ड में है तो पीमैक्स में मतलब पीमैक्स से किस तरह अपने एक बिजनेस को प्रॉफिटेबली आप बना सकते हैं? ये तो बेनिफिट है ना। देखें, ये ट्रेडर्स को क्या चाहिए होता है, वॉलेटिलिटी। ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी, अगर आप स्ट्रेटेजी बनी हुई है तो आपको जितना वॉलेटाइल मार्केट होगी उतना बेनिफिट आपको आएगा। अच्छा। कैसे? अगर आपने गोल्ड की एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, आपने एक फंड उसके लिए एलोकेट किया हुआ है कि यार मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैक्सिमम बॉटम लाइन आपने अपनी देख ली कि यार मैं कहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं 5 लाख रुपए तक लगा सकता हूँ, 10 लाख रुपए तक लगा सकता हूँ, या मेरी लिमिट सिर्फ 2 लाख रुपए की, उसी के अंदर उसको बाय करना है। लेकिन आपको ये लोअर लेवल एंड अपर लेवल को डिसाइड करना होता है कि इसके अंदर मार्केट होगी। हम जो रेकमेंड करते हैं अपने इन्वेस्टर को, हम लोअर लेवल जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो $1000 हैं, यानी कि अभी आपकी जो 1600 समथिंग चल रहा है, लोअर लेवल हम 1000 तक बाइंग कंडीशन में होते हैं। अच्छा। और यहाँ से 2200 लेवल तक जो है हम सेलिंग कंडीशन में होते हैं। यानी कि हमेशा आप जब नीचे बाय करोगे और ऊपर सेल करोगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे आती है हम एक्सपोज होकर बाय कर लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी वहीं लग जाती है। अब और मजीद नीचे जाती तो हमारे पास कोई हाथ में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता कि हम वहाँ वो बेनिफिट लें। मार्केट तो नीचे जा रही है, नीचे जाती रहेगी, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी है मार्केट में। आप उसको गेन कैसे कर सकते हैं, मतलब आप उससे कुछ प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको ये होगा कि नीचे जाते हुए मार्केट जब भी डिप्स आते हैं तो आप बाइंग कंडीशन में हो,
ठीक है, और ऊपर जा रही है मार्केट तो आप सेलिंग कंडीशन में हो। अगर आप इस कंडीशन में नहीं हो, कंडीशन का मतलब होता है कि आपके पास इतनी अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो आपके पास पहले से इतने यूनिट्स होने चाहिए खरीदे हुए कि आप उसको सेल करेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्री होंगे तो आप ऊपर जा रही है मार्केट, आपको बेनिफिट नहीं है ना। इसी तरह आपको इतना फंड रिजर्व होना चाहिए कि नीचे जा रही है तो आप मजीद बाइंग कंडीशन में हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल 0.5 मिलियन लगा रहे हैं 1 मिलियन, तो सारी इन्वेस्टमेंट आप ना लगाएं, बल्कि आप उसको डिवाइड करें इस स्ट्रैटेजी पे कि थोड़ी थोड़ी लेवल पे अपनी जो एवरेज कॉस्ट है आप उसको कम करते रहें, और जब आपको मार्केट एवरेज नहीं होता उसमें, एवरेज नहीं होता, एवरेज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1690 पे मैंने गोल्ड परचेज किया, ठीक है, या 1790 पे मैंने गोल्ड परचेज किया, 1790 के बाद वो आ गए 1680 पर, बिल्कुल, ठीक है, मैंने अब वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अगर तो मेरी तो कॉस्ट कम हो रही है ना, फिर तो एवरेज कॉस्ट कम होगी। एवरेज हम नहीं देखेंगे, अगर एवरेज देखेंगे तो हमें एवरेज हो सकता है कि एवरेज के ऊपर ही जाके हम बाय सेलिंग कंडीशन में आते हैं ना। यानी अगर मैं एक चीज़ 1700 तो फिर फायदा क्या, अगर मैं 1790 पे परचेज किया, 1720 पे किया, 1680 पे किया, तो फिर क्या? आप क्या करें, अगर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप जितनी क्वांटिटी 1680 पे ख़रीदते हैं वो $20 ऊपर उतनी क्वांटिटी सेल करते हैं। अच्छा, उतनी लॉट सेल करते हैं जितनी आप 1680 पे खरीदते हैं। $20 का आपने रखा हुआ एज अ ट्रेडर बिहेवियर बनाया हुआ है अपना ना। अच्छा। जैसे राइस ब्रोकर ने बनाया हुआ था कि 5 रुपए ऊपर उसको बेचना है, उतनी लॉट जितना उसने 5 रुपए नीचे खरीदा था। ठीक है, ये नहीं कि पूरी इन्वेस्टमेंट लिक्विड कर दिया आपने, मतलब अपना पूरा अमाउंट लिक्विड कर दिया। ठीक है, आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट को कैश करेंगे। इसी तरह आप इस तरह से आप जिस जगह पे मार्केट वोलेटाइल होती रहेगी आपको वो बेनिफिट आता रहेगा। अगर $20 की आपने बनाई है, गैप्स बनाए, फिर तो अगर 1790 पे मैंने परचेज किया वो तो पता नहीं कब आएगा मेरा नंबर पे, आप उसको रहने दें। आपके पास कंडीशन, आपके पास पावर है ना, परचेजिंग आपके पास पावर है, आपके पास एक्स्ट्रा फंड अभी भी पड़े हुए हैं। तो आपने क्या किया, उसको जब वो 1800 के ऊपर जाएगा तो ही आप सेल करेंगे। आपको नीचे कंडीशन मिल रही है ना वॉलेटिलिटी, आप वहाँ पे कैश करें, यानी कि आप 1680 पे ले रहे हैं या 1650 पे ले रहे हैं, उसको 70 पे बेचेंगे, जो आपसे जो दोबारा से 50 होता है फिर आप 50 पे बाय करेंगे। मतलब लेकिन आप एक्सपोज होकर काम करेंगे तो हमेशा जो हमने देखा है स्टॉक मार्केट, आई मीन क्या कह रहे हैं, वेटेड एवरेज ना करें, लीफो की आप बात करें, समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल, चलें ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वेटेड एवरेज पे जो है वो उस तरह से आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, लेकिन आपका एक आपने बताया। अच्छा, इस वक्त बताएं कि ऑयल की जो लेवल है इस वक्त 105.24 पर ऑयल ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा हमने नीचे आके देखा है, ये बाइंग लेवल है फॉर डे टू डे कस्टमर की मैं बात नहीं कर रहा, मीडियम और शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ, देखिए, और लॉन्ग टर्म के लिए। ऑयल और गोल्ड ये डिफरेंट कमोडिटी, दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। इस तरह से कह सकते हैं कि ऑयल एक बेसिक नीड है, ठीक है, ऑयल एक बेसिक नीड है, और वो एक कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू उसका देखा जाता है कि उसकी एक प्रॉपर कंजम्पशन है, यानी कि डिमांड है, इस बेस पे नहीं कि वो लग्जरियस गुड है कि मैं उसको जितना होल्ड करना चाहूँ, उसकी एक डिमांड है प्रॉपर। ठीक है, इस वक्त है करंट ये जो लेवल है, परचेज लेवल है इस वक्त मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए 105। मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी बना के आप परचेज करें, हर लेवल आपके बाइंग कंडीशन में है, हर लेवल आपकी सेलिंग कंडीशन में, मतलब वो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप अगर पूरा ही इन्वेस्ट कर देंगे वहाँ पे, जो आपके पास क्रूड ऑयल आप लेने जा रहे हैं, और आप पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही पॉइंट पे लगा देंगे, देखें कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, 100% श्योर नहीं हो सकता कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी। अगर आप किसी की बात सुनते हैं कि यहाँ से ऊपर ही जाएगी और यहाँ से नीचे ही जाएगी, इट मीन्स कि आप बेसिकली वो क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ जो है स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसने कह दिया कि ऊपर जाएगी और वहाँ से ऊपर ही जाना है मार्केट ने, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं देखेंगे, आप पूरी इन्वेस्टमेंट उसी पॉइंट पे लगा देंगे। मार्केट का मतलब ये नहीं है, मार्केट का मतलब ये होता है कि बायर से डिमांड जो उसके रिएक्शंस हैं बायर एंड सेलर्स के, वो उसका इन्फ्लुएंस मार्केट में नजर आता है। ठीक है, आपका कहना है कि ये कि स्ट्रेटजी है वो एक इनफैक्ट होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच तनवीर बख्श साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ये थे मिस्टर तनवीर बख्श, मैनेजर ऑपरेशन फ्रॉम हम सिक्योरिटीज़, और आज ज़्यादा हमने स्ट्रेटजी पे जो है वो बात की है कि ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली इतना ज़्यादा आज हमने प्रोडक्ट्स को जो है वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अगर आप अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। आई रिपीट, feedback@businessplusTV.pk। इसके साथ ही दानिश अब्बासी को दें इजाज़त। कल इंशाल्लाह सुबह 11:15 बजे आपसे मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।